गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 हम पढ़ रहे थे वितान, राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र, उसकी द्वारा लिखी हुई। हम लास्ट में देखा था, हमने पढ़ा था कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार दिखा आपको ऊपर, ठीक है। आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के चिपकने लगते हैं, धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। अब वहाँ से आगे देखिए, क्योंकि पैरा पूरा नहीं हुआ था, वहाँ से आगे हम देखेंगे। अब देखिए, धरती की संचित दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है, ठीक है। तो जैसे कहाँ कि जहाँ लगाव है वहाँ पे अलगाव होता है, बताया था पहले भी बात हुई थी हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बिखरे रहने में संगठन है, बिखरे रहते हैं तो ही उनमें एकता पाई जाती है। मरुभूमि जो होता है, जिसे हम रेगिस्तान बोलते हैं, उसमें रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है। लगाव नहीं है, इसलिए यहाँ पे अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। पानी जब गिरता है, बारिश जब होती है तो रेत गीली होती है, तो हम भी जानते हैं कि सूखी रेत हम उठाते हैं हाथों में तो हल्की होती है। वही उतनी रेत को हम गीली करके उठाएं तो वो भारी हो जाती है, क्योंकि रेत जो होती है वो पानी की वजह से वो पानी को वो सोख लेती है और वो भारी हो जाती है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी, जिसको बताया था कौन सी पट्टी थी, वो खड़िया पट्टी। खड़िया पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा फहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, जो कुई होता है खारा पानी होता है, और खारे पानी में वो जो वहाँ का जो वो पानी निकलता है वो मीठा पानी होता है, अमृत के समान मीठा पानी होता है। आगे, इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का एक शास्त्र भी उन्होंने क्या किया है, विकसित किया है। एक शास्त्र लिखा हुआ है यहाँ के, एक शास्त्र विकसित किया है। इसके लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। ये इम्पोर्टेंट है सुनना। यहाँ का जो एक शास्त्र है, पानी का जल शास्त्र अलग ही चलता है मरुभूमि में, तो समाज में जो उपलब्ध पानी है उसको 3 रूपों में बांटा है, ध्यान रखना। पहला पानी जो है, पहला जो रूप है पालर पानी, दूसरा है पाताल पानी, तीसरा है रेजानी पानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पालर पानी की। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। पालरा, जिसे हम मारवाड़ी में पालरा भी बोलते हैं, पालरा पानी है अभी। क्यों, हम देखते हैं नदियाँ तालाब में जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो वो थोड़ा सा उसमें मिट्टी के कण, रेत, धूल आदि जमी हुई रहती है, गंदगी वगैरह रहती है, तो वो थोड़ा सा पालरा होता है, यानी हल्का भूरा भूरा मटमेला होता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद वो जो मिट्टी, रेत जो भी है वो धीरे धीरे पानी में नीचे तह में, सतह में चले जाते हैं, गंदगी वगैरह भी सतह में बैठ जाती है और पानी का रूप जो निखर जाता है। ये धरातल पर बहता है, इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। ये वही भूजल है, भूजल यानी भूमि में समाया हुआ जल जो कुओं में से निकाला जाता है, जिसे पाताल पानी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं जी, पालर पानी और पाताल पानी के बीच तीसरा रूप है रेजानी पानी। क्या नाम है इसका? तीसरा रूप है इसका रेजानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया। धरातल में तो उतर चुका है, भूमि में तो जा चुका है, लेकिन नीचे नहीं पहुंचा पूरी तरह से, यही रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग होता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है।
मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेत कहेंगे। आज भी हम देखते हैं, अंगुली से नापते हैं कि कितना इंच पानी गिरा, कि 5 अंगुल पानी भीतर समा गया रेत के अंदर, तो वो कहेंगे 5 अंगुल रेजो। ठीक है। रेजानी पानी खड़िया मिट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है, क्योंकि रेजानी जो पानी होता है ये बीच में अटक जाता है। क्यों अटकता है? हम देखते हैं कि मरुभूमि में रेत के नीचे एक पट्टी चलती है, खड़िया पट्टी, तो पानी खड़िया पट्टी पे अटक जाता है, ज़्यादा नीचे नहीं पहुंचता है। फिर एक कुइयाँ जो बनाई जाती है वो खड़िया पट्टी के ऊपर ही बनाई जाती है, तो वो पानी उनको जो है वहीं मिल जाता है, उनको बहुत ज़्यादा उनको गहरा यानी पाताल से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप हो देता है। यदि वह किसी जगह भूजल पाताल पानी खा रहा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है, नहीं तो रेजानी पानी क्या होता है? मीठा होता है। हम देखते हैं बारिश का पानी जो होता है हमेशा मीठा होता है, तालाब नदियाँ इनका पानी मीठा होता है। लेकिन पाताल पानी हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं हेडपम्प, तो बहुत सारे हेडपम्प का पानी देखते हैं गाँव में खारा होता है, क्योंकि वो जो पानी है वो पाताल पानी है। और जबकि मरुभूमि में कई कई जगह जहाँ खड़िया पट्टी होती है और वहाँ पे हेडपम्प लगाया जाता है, कुई खोदी जाती है, तो वो पानी जो होता है मीठा होता है। ठीक है। तो आगे देखो, तो पाताल पानी में अगर मान लो रेजानी पानी मिल जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं अब हम इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकते हैं। चेजे जो होते हैं यानी चिनाई का काम करते हैं, बस कुई बना दी जाती है, उसके बाद में कुई के अंदर से पक्की चुनाई की जाती है, क्योंकि चुनाई नहीं होगी तो रेत है वो तो कभी भी धंस सकती है, तो उसमें चुनाई की जाती है। तो चुनाई को पूरी मतलब तरीके से थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाए तो वो चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोकर तब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी बसके या धसे नहीं, मिट्टी नीचे नहीं धसके, क्योंकि रेत होती है, रेत में कितना ही गहरा खड्डा खोदे थोड़ी देर में रेत वापस धसक के अंदर चली जाती है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में हवा रेत के विशाल टीलों को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है। वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है। हमने 10th में अपना पढ़ा होगा, अलग अलग टीले होते हैं, जिसको बरखान बोलते हैं, अनुदेदरिय, चंद, ऐसे कुछ 3-4 नाम होते हैं। जो टीले गायब हो जाते हैं, दूसरी जगह बन जाते हैं। कुछ टीले ऐसे होते हैं जो चंद्राकार आकृति के होते हैं, कुछ टीले होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग देखते हैं। मरुभूमि से अगर आपका वास्ता हो, जिसमें विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर इस साइड में, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वो चेजारी होते हैं नीचे से ऊपर से उनको हवा फेंकी जाती है, तो हवा की वजह से वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी भर रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजियों को राहत दी जाती है। ठंडी हवा लेके जाती है वो नीचे की गर्म हवा बाहर निकलती है। कुछ जगह पर कुई बनाने का एक कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना नहीं हो पाता, तब कुई को रस्सी से बांधा जाता है। बहुत जगह उसका मिट्टी को रोकना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे इसको रस्सी से कुई को बांधा जाता है और रस्सी से कुई को बांधने के बाद में फिर जो है वो इसका कार्य करते हैं। ठीक है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास का ढेर जमा लिया जाता है। एक प्रकार की खींप मतलब घास है जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, वो जमा कर ली जाती है। चेजारी खुदाई शुरू है और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर
दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर चौथा। जैसे जैसे गहरा होता जाता है और वो कुआं गोल गोल करके इसको उसमें डाल दिया जाता है, ताकि वो जो है वो रस्सी होती है वो रेत को अंदर आने से रोकती है। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे में अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर की ओर रहता है और रस्से का जो आखिरी छोर होता है वो ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, तो अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कई कई चिनाई भी करते जाते हैं, बीच बीच में चिनाई भी कर देते हैं ताकि रस्से को थोड़ा सा मजबूती मिल सके। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा। अब हम कॉमन सेंस से समझ रहे होंगे आप लोग भाई, जैसे जैसे खड्डा है, जितना खड्डा हुआ उतनी रस्सी जमा दी। जैसे ही खड्डा और नीचे गहरा हुआ तो ऊपर वाली रस्सी वो ऐसा कैसे उसको नीचे सेट कर दिया और ऊपर फिर जमा दी। यानी गहरा नीचे होता जाएगा तो रस्सा ऑटोमेटिक नीचे जाता जाएगा। ठीक है, लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। अगर 30 हाथ गहरी कुई खोदनी पड़े तो 30 हाथ का मतलब 4000 हाथ के लगभग रस्सा बनाना होगा, तो वो लगभग 30 हाथ गहरी कुई में रस्सा जाएगा। क्योंकि गहराई तो है एक ही तरफ से नपती है, वो रस्सा जो है वो वर्ताकार बोलता है, पूरा गोल 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 लिपटता हुआ आएगा। ठीक है, कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न है खींप ही, लेकिन रेनी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बैण, केर, बावल या कुंभट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। डगाले यानी तने या मोटी टहनियाँ होती है, इसे कहते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक की लकड़ी से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यहाँ बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। बंधाई जो भी होती है वो भी कुंडली का आकार लेती है, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको सांपणी भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में है वो कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, तुम्हें एक चित्र दिख रहा होगा। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुदरी और ये कुई दिख रही है, ये जमा रहा है रस्सा। जैसे जैसे और वो सेलवान जी कुई उतरेंगे ये रस्सा नीचे सरक जाएगा, फिर ऊपर नया रस्सा बना लिया जाएगा। ठीक है, नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी खूब फर्क रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारे यूपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। जब कुई बन जाती है, वास्तव में पानी मिल गया, नीचे खड़िया पट्टी आ गई, क्यों तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है, यानी झीमना भी होता है। चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेलवान जी जो होते हैं, जो कुएं खोदने वाले होते हैं, उनको तरह तरह की भेंट दी जाती है जब वो कुई पूरी कर देते हैं। चेजारों के साथ गांव का संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता है। ये नहीं कि भाई वो चेजार का कुई खोदने वाले आए उसी दिन गांव वालों के साथ उनका रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं है। आँच प्रथा होती है। इस प्रथा का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष चेजारों को जो है हर त्योहारों पर उनको सम्मानित किया जाता है। आँच प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों, विवाहों में, मांगलिक जितने भी कार्य होते हैं उन कार्य में उनको नेक दी जाती है, उनको भेंट दी जाती है, यानी उनका वैसा का वैसा ही सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 15 मिनट के लगभग वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा ये जो है पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। ओके, पढ़िएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। कोई भी समस्या है तो
आप लोग मुझे बताएं। धन्यवाद।